एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। पता है ये एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान आज की तारीख में बड़ा ही पॉपुलर हो चुका है, खास करके स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हर स्टार्टअप अपनी एम्प्लॉयज को, जो उनके कोर टीम मेंबर्स होते हैं, उनको ईशॉप ऑफर करता है, राइट। और ये ईशॉप की जो वैल्यूज होती है वो लाखों करोड़ों रुपए की होती है। तो एक प्रश्न तो दिमाग में जरूर आता होगा कि इसका टैक्सेशन क्या होता है एम्प्लॉयज के हाथ में, उन्हें किस तरीके से इनकम टैक्स पे करना होता है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस, इसका पूरा का पूरा सिस्टम समझेंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉय के हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी आती है, कब आती है, राइट। सो ESOP is covered by section 49(2)(a) under Income Tax Act. Let's see. When shares or securities are issued directly or indirectly by employer company to its employees, then tax treatment shall be as under. If such shares are issued in any previous year up to previous year 8-9, but other than previous year 1999-2000, अगर शेयर्स आपको इशू किए गए थे 2008-9 प्रीवियस ईयर में या उससे पहले, ठीक है, अप टू 8-9, लेकिन अदर देन 1999-2000, बस इस एक साल बीच में जो आया था 2008-9 तक के बीच में जो एक साल आया था 99-2000, उसमें नियम कुछ और था। तो उस समय अगर आपको शेयर्स इशू किए गए थे ईशॉप के, तो उसका नियम क्या होगा, ये बात हम लोग अभी अलग से समझेंगे। लेकिन जब बात आती है इशू ऑफ शेयर्स की, तो उससे रिलेटेड और भी टर्म आपको समझने होंगे। ईशॉप ग्रांट करना किसे कहते हैं, ईशॉप एक्सरसाइज करना क्या कहते हैं, वेस्टिंग डेट या वेस्टिंग पीरियड क्या होती है, एक्सरसाइज डेट क्या होता है, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। मतलब इसमें बड़ी सारी टर्मिनोलॉजी अटैच्ड है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, सो दैट जो लॉ में बात लिखी गई है वो बात हम समझ पाए। जो यहां पे लिखता है कि इशू अगर इस पीरियड में हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, जिस समय कंपनी ने आपको शेयर्स ग्रांट किए अंडर ईशॉप, या फिर इस इशू का मतलब है जिस दिन शेयर्स की आपको अलॉटमेंट की गई। क्या मतलब है इसका इशू ऑफ शेयर्स, आइए देखते हैं इसको। देखिए क्या होता है, अब इसमें ये मैंने 5 साल ड्रॉ किए हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज 1 ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर। ये अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये डिफरेंट ईयर्स हैं। 3, दिस इज 4th ईयर। मेरे पास कलर ही कम हो गए क्या, ग्रीन वाला बच्चे। सो दीज आर द 5 ईयर्स, ठीक है। नाउ कंपनी यहां पे इंप्लॉय को कहती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹25। और जिस दिन कंपनी ये बात कहती है कि आप हमारे शेयर्स को 25 रुपए में खरीद सकते हो, पता है उस दिन मार्केट प्राइस कंपनी की कितनी थी शेयर की, 35 रुपए। इसी को कहा जाता है ईशॉप, ठीक है। कंपनी अपने इंप्लॉयज को सस्ते रेट पे शेयर देती है, जबकि जनरली मार्केट में तो ये बहुत महंगा होता है। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10,000 20,000 रुपए पर शेयर होती है और कंपनी फेस वैल्यू पे 10 रुपए पे उसे ऑफर कर रही होती है, राइट। हम जितनी बड़ी फिगर लेंगे, कैलकुलेशन समझाने में मुझे उतनी डिफिकल्टी होगी। फटाफट छोटी फिगर होगी तो फटाफट समझ जाएंगे, 10 रुपए का फायदा, 20 रुपए का फायदा, राइट। तो फॉर टू मेक इट सिंपल, आई एम टेकिंग स्मॉलर फिगर्स। 25 रुपए में कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जिस शेयर की मार्केट प्राइस आज की तारीख में कितनी है, 35 रुपए। लेकिन आपको कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि ये शेयर्स आप खरीद सकते हैं 3 साल बाद। कितने साल बाद खरीद सकते हैं, कंपनी कहती है कि आप इन शेयर को खरीद सकते हैं 3 साल बाद। तो इसका मतलब होता है 3 साल को कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। कंपनी क्या कह रही है, यू कैन एक्सरसाइज दिस ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो आपको ऑप्शन दिया गया है, यू कैन एक्सरसाइज दिस ESOP ओनली आफ्टर
3 years and time to exercise shall be 6 months। 3 साल बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो और 6 महीने ही हम आपको देंगे एक्सरसाइज करने के लिए, यानी 3 साल बाद से लेके 3.5 साल के अंदर अंदर तुम एक्सरसाइज भी कर लेना। यानी अगर इस समय तुम नहीं खरीदे तो नहीं खरीद पाओगे, फिर हम तुमको नहीं खरीदने देंगे। उस दिन मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होगी, कुछ भी हो, उस समय 50,000 भी शेयर की वैल्यू होगी तो भी आपको कितने में मिल रहा है, 25 रुपए में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो ये जो 3 साल का आपको समय दिया गया कि 3 साल बाद ही आप खरीद सकते हो, तो इसे कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। तो यहां से लेके यहां तक मैं ड्रॉ कर दूं कि इस पीरियड को कहा जाएगा वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, और वो पहला दिन जिस दिन आप शेयर्स को खरीद सकते हो, खरीदने का हक आ गया है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है, आप शेयर्स खरीद सकते हो। अभी तो कंपनी ने कहा है कि आप खरीद सकते हो, दैट इज इशॉप। तो जिस दिन आपके पास ये अधिकार आता है, इस वाली डेट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेट ऑफ वेस्टिंग। इसे हम बोलते हैं डेट ऑफ वेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, कितना समय आपको दिया गया एक्सरसाइज करने के लिए, 6 महीने का। तो इस 6 महीने के पीरियड को, अब यहां से लेके यहां तक 6 महीना हुआ, अब ये 20 साल में हम डिवाइड कर दिए ना, जो आपकी ऑरेंज वाला ईयर है उसका आधा कर दिया मैंने। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पीरियड। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। दिस इज एक्सरसाइज पीरियड। जितना समय आपको खरीदने के लिए दिया जाता है उसको कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। तो क्या आप इसके अंदर अंदर खरीदोगे शेयर? हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस दिन तक तो शेयर बहुत महंगे हो गए थे। ठीक है, जिस दिन आपको अब शेयर वेस्ट किया गया, पता है इस दिन मार्केट प्राइस कितनी हो गई थी? इस दिन मार्केट प्राइस हो सकता है 40 रुपए हो गई। अभी हम छोटी छोटी फिगर ले रहे हैं, ये होता क्या है कि 10,000 का शेयर होता है, 15,000 हो चुका है, 20,000 हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो डेट ऑफ वेस्टिंग के दिन ये शेयर्स हो गए थे आपके 40 रुपए के। अब आप इसी बीच में कभी एक्सरसाइज करेंगे, मान लेते हैं आप यहां पे एक्सरसाइज कर दिए। ठीक है, तो इस वाली डेट को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डेट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पीरियड अलग है। एक्सरसाइज पीरियड जितना समय आपको कंपनी देती है खरीदने को, उस पीरियड के अंदर जिस दिन आप खरीदते हैं उसे कहा जाता है डेट ऑफ एक्सरसाइज। और इस दिन मार्केट प्राइस शेयर्स की कितनी थी? मान लेते हैं इस दिन का मार्केट प्राइस 55 रुपए थी। मार्केट प्राइस से फर्क पड़ता नहीं है, आपको शेयर्स कितने में मिलेगा? आपको शेयर्स मिलेगा जितने में ऑप्शन ग्रांट किया गया था, 25 रुपए में। ठीक है, आपको 25 रुपए कंपनी को देने हैं और कंपनी के शेयर्स आपको मिल जाएंगे। अब कंपनी इस शेयर्स को अलॉट करती है। कब अलॉट करेगी? अब जिस दिन एक्सरसाइज करेंगे उसी के कुछ दिन बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक डेट पकड़ लीजिए आपको अलॉटमेंट की। वो 6 महीने के अंदर हो सकता है, 6 महीने के बाहर हो सकता है, कभी भी हो जाएगा। उसके 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर, जो भी कंपनी को ठीक लगता है उतने समय के अंदर आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो पकड़ लेते हैं यही एक डेट। दिस इज डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये हो गई डेट ऑफ अलॉटमेंट। और जिस दिन शेयर अलॉट किया गया उस दिन तक शेयर और की वैल्यू और बढ़ गई थी। इस दिन शेयर की वैल्यू हो गई थी 65 रुपए। इसको नीचे करते हैं, यहाँ जगह कम है, कुछ नहीं, बस इसको नीचे लाके दिखा रहे हैं। डेट ऑफ अलॉटमेंट, मार्केट प्राइस ₹65। ठीक है, तो आपको क्या क्या ये सारे टर्म याद हुए? डेट ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड का मतलब होता है जिस दिन कंपनी आपको कहती है कि लीजिए शेयर्स, आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो इस भाव पे। ठीक है, जितना समय देती है उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ वेस्टिंग। जिस दिन वो पीरियड खत्म हो जाता है उसे कहा जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। फिर
एक सर्टेन टेन्योर होता है कि इसी के अंदर ऑप्शन लेना है, नहीं तो ऑप्शन लैप्स हो जाता है। अगर 6 महीने के अंदर आपने ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया, शेयर नहीं खरीदे, तो ऑप्शन लैप्स हो गया, फिर आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। उस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर ही आप एक्सरसाइज करेंगे। तो जिस दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, जिस दिन कंपनी को वो पेमेंट करेंगे कि लीजिए भाई मुझे शेयर दीजिए, तो उसे कहा जाता है डेट ऑफ एक्सरसाइज। और कंपनी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज करके आपको शेयर अलॉट कर देती है, जो भी महीना 1.5 महीने के अंदर जिस दिन वो करती है उसे कहा जाता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई। और फिर एक समय आता है आप शेयर को सेल कर देते हैं। मान लीजिए यहां पे आपने अब शेयर को सेल कर दिया, ठीक है, इस दिन मार्केट प्राइस है 100 रुपीज। सेल कर दिया या फिर आपने गिफ्ट कर दिया, क्योंकि आपने ये बात पढ़ रखी है कि अगर आप शॉप में पाए गए शेयर को सेल करते हैं या फिर आप उसे किसी को गिफ्ट कर देते हैं, दोनों ही केस में आपको कैपिटल गेन हो जाता है, राइट। तो अब इससे रिलेटेड पूरे लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने है, तो अब समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए, इफ द शेयर्स आर इशूड इन एनी प्रीवियस ईयर अप टू प्रीवियस ईयर 8-9 बट अदर देन प्रीवियस ईयर 99-2000, तो यहां पे हम लिखते हैं, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये लॉ है बिफोर पीवाई, बिफोर पीवाई अप टू पीवाई 8-9 ना। अच्छा, पहले एक बार हम पूरा पढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी इसमें एक बात और आएगी, राइट। इफ शेयर्स आर इशूड इन एनी प्रीवियस ईयर अप टू प्रीवियस ईयर 8-9 एक्सेप्ट दिस ईयर, टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज नथिंग इज शैल बी टैक्सेबल एज पर क्यूजिट। एम्प्लॉयर आपको जब भी कोई भी बेनिफिट देता है, राइट, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एज एन परक्यूजिट सैलरी की इनकम होती है। जैसे अगर एम्प्लॉयर ने आपको गैस सिलेंडर दे दिया, तो भाई उसकी वैल्यू अगर 900 रुपए की है, तो 900 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया। एम्प्लॉयर ने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम जमा करा दी, तो वो प्रीमियम आपके हाथ में परक्यूजिट है, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर आपको कोई भी बेनिफिट दे दे, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दे, कार दे दे, कुछ भी दे दे, दैट वुड बी टैक्सेबल एज एन परक्यूजिट इन योर हैंड। But this is not taxable as in perquisite under the head salary if it was granted, if it was issued up to this date। ये इशू की बात हो रही है। इशू का मतलब क्या है, शेयर्स अलॉट करना, ये इसकी बात हो रही है। ये जो डेट ऑफ अलॉटमेंट मैंने बोला था ना, ठीक है, ये चेक करना है डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, दिस डेट इज टू बी चेक, यानी पूरी जगह पे जितनी भी बात हो रही है वो इस डेट की हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई, दिस डेट, ये है, इसी से आपको शेयर इशू, ये है शेयर इशू डेट, और इसी से पूरा मतलब है कि ये कौन सी तारीख है। ठीक है, लॉ इस पे डिपेंडेंट है। फिर कहता है टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन व्हेन सच एसेट्स आर सोल्ड बाय द एम्प्लॉय। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल, जितने का बेचोगे वो सेल कंसिडरेशन है। 100 रुपए का शेयर बेचे तो दैट इज सेल कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट घटाई जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बिफोर 1/4/2007, 1/4/2007 से पहले, इसका मतलब क्या हुआ 1/4/2007 से पहले, यानी कि अप टू प्रीवियस ईयर 6-7, यानी बिफोर द प्रीवियस ईयर 7-8 के पहले वाला प्रीवियस ईयर, 6-7 तक का प्रीवियस ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज द प्राइस एट विच सच शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कितने रुपए में शेयर दिया गया, एम्प्लॉय को तो शेयर दिया गया है 25 रुपए का, और बेचा कितने का है 100 रुपया, तो 75 रुपए उसकी इनकम हो जाएगी कैपिटल गेन की। और यही होता है ई शॉप में। ई शॉप में क्या होता है, आपको शेयर्स जो मिलते हैं वो मान लीजिए 10 रुपए में मिल गए और उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो आपकी प्रॉफिट होती है 99,990 रुपया कैपिटल गेन की इनकम। अच्छा, इफ शेयर्स आर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2007 बट बिफोर 1/4/2009, यानी ये किस पीरियड की बात कर रहा है, ऑन और आफ्टर 1/4/2007, यानी ये बात कर रहा है प्रीवियस ईयर 7-8 और 1/4/2009 के पहले, यानी एंड 8-9, बस ये 2 साल की बात कर रहा है, 8-9। ठीक है, यानी ये वाली बात कब की हो रही है, ये हो रही है बात ऑन और बिफोर पीवाई 6-7। ठीक है, वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन वेस्ट विद द एम्प्लॉय, दैट इज द वैल्यू विच हैज बीन टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग फ्रिंज बेनिफिट। अब ये क्या चीज है, बेसिकली
7-8 में, 8-9 में। इस समय अगर इंप्लॉयर, ये पुराना कानून है, इंप्लॉयर जब भी कोई बेनिफिट इंप्लॉय को देता था ना, तो इंप्लॉयर को उस पर टैक्स देना पड़ता था, और वो कहलाता था फ्रिंज बेनिफिट गिवन टू इंप्लॉय। एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगता था, एफबीटी। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, उस समय एफबीटी नाम का टैक्स होता था, एफबीटी। आपको नहीं मतलब है, ठीक है, आपको क्या मतलब है इंप्लॉय को कितना टैक्स देना होगा, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना, राइट। तो उस समय इंप्लॉयर जब इंप्लॉय को कोई बेनिफिट देता था ना, तो उसको बोला जाता था एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, और इंप्लॉयर से उस पर टैक्स ले लिया जाता था कि भाई इतने रुपए का बेनिफिट दिए हो उसको, ठीक है। तो एफबीटी के लिए जो शेयर की कीमत निर्धारित की जाती थी इंप्लॉय के लिए, आज वही कॉस्ट बन जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब वो बेनिफिट क्या माना जाता था ये समझिए। द वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एज ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन वेस्ट, ऑप्शन जिस दिन वेस्ट होता है, ऑप्शन जिस दिन वेस्ट हुआ उस दिन कितनी प्राइस है, ऑप्शन जिस दिन वेस्ट हुआ उस दिन मेरे एक सिचुएशन में मार्केट प्राइस है 40 रुपया, ठीक है। तो इंप्लॉयर को बोला जाता था तुम 25 रुपए का शेयर दे रहे हो, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है 40 रुपया, वेस्टिंग के दिन की वैल्यू ली जाती थी, और इंप्लॉयर से कहा जाता था तुम 15 रुपए का फायदा इंप्लॉय को दे रहे हो, 15 रुपया पे टैक्स दे दो, 15 रुपया पे टैक्स दे दो। तो अब इंप्लॉय के हाथ में कैपिटल गेन क्या होगा जब वो उसे 100 रुपए में बेचेगा। गवर्नमेंट कहती है भाई 25 रुपए से 40 रुपए के बीच का जो 15 रुपए का डिफरेंस है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स ले लिया गया है ना इंप्लॉयर से। अगर शेयर कब इशू हुआ था 7-8 में और 8-9 में, क्योंकि उस समय तो एफबीटी लेते थे हम इंप्लॉयर से, तो इंप्लॉय से टैक्स हम कितने पे लेंगे 100 माइनस 40, 60 रुपए पे बस, ठीक है। और अगर उससे पहले की बात करेंगे 6-7 प्रीवियस ईयर एंड उससे भी पहले, तो भाई एफबीटी नाम की चीज तो थी नहीं, तो जब एफबीटी नाम की चीज नहीं थी तो भाई गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं मिला है। 25 रुपए का शेयर इंप्लॉय खरीदा, 100 रुपए में बेच रहा है, 75 रुपए पे टैक्स लेगी। अब इन सालों के बाद अब क्या नियम आया है, इसके बाद देखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप सेल करने के बजाय, यहां तो सेल किए थे आप, ठीक है, अगर आप गिफ्ट कर दिए तो, यहां तो सेल था, यहां गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन की जो मार्केट वैल्यू है, बेसिकली आप अगर सेल नहीं कर रहे हो लेकिन सेल करते तो कितने में हो जाता, आप सेल करते तो जितने में हो जाता वही सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। और सिमिलर है, यही जो बात यहां कही गई है, इट्स सेम, वन एंड द सेम थिंग, यहां और यहां दोनों एक ही बात कही गई है, ये कॉस्ट मानी जाएगी। यानी अगर आप गिफ्ट करते हो सेल करते हो इनमें कोई अंतर नहीं है, शॉप में मिले शेयर्स का टैक्स ट्रीटमेंट वही होता है। अगर आप बेच देते हो तो वो सेल कंसिडरेशन, नहीं बेचते हो तो आपने जब गिफ्ट किया तो अगर आप गिफ्ट ना करके बेच रहे होते तो कितने में बेचते, वही सेल कंसिडरेशन मान ली जाती है गिफ्ट के केस में। जबकि आपने गिफ्ट दिया है तो आपने पैसा नहीं लिया है, फिर भी सेल कंसिडरेशन मानी जाती है। अब वो क्यों होता है, ये इसके पीछे लॉजिक भी मैं समझा दूं। बेसिकली लोग अपनी टैक्स लाइबिलिटी को ना अदरवाइज अपने हाथ में से शिफ्ट करके दूसरे के हाथ में डाल देते। हम ऐसे ही इंसान को गिफ्ट कर देते, अपने रिलेटिव वगैरह को कहीं गिफ्ट कर देते इस तरीके से जिसकी टैक्स लाइबिलिटी अंडा है, तो उसका अगर थोड़ा सा इनकम बन भी जाएगा तो टैक्स कम लगेगा। हम तो ऑलरेडी हाई टैक्स पेयर हैं, 30% के स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो हम अपने हाथ में टैक्स देने की बजाय हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको गिफ्ट दिखा दो फिर उससे बिकवा देंगे। मतलब इस शॉप में शेयर हमको मिला लेकिन हम बेचेंगे तो टैक्स मेरे हाथ में लग जाएगा। हमने कहा कि अपने किसी नोन बंदे को ये गिफ्ट कर देते हैं और फिर गिफ्ट करके उससे बिकवा देते हैं ताकि कैपिटल गेन का टैक्स उसके हाथ में आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, तुम गिफ्ट भी करोगे तो क्या होगा, तुम जिस दिन गिफ्ट कर रहे हो उस दिन की जो जितने में बिकता उस दिन वही हम सेल कंसिडरेशन मान लेंगे गिफ्ट में भी। अच्छा, अगर शेयर्स इशू हुए थे प्रीवियस ईयर 99-2000 और ऑन और आफ्टर 1/4/2009, अच्छा बीच में एक साल यहां पे एक गैप था ना कि 99-2000 के लिए हमने कहा था अलग नियम था, तो 1/4/2009 के बाद या फिर जो 99-2000 में अगर इशू हुआ था तो उसका नियम क्या है। The difference between the fair market value of the shares as on the date of exercise of the option and the cost at which it is offered to the employee is treated as taxable perquisite। हुआ क्या है, 1/4/2009 के बाद से यानी प्रीवियस ईयर 9-10 और उसके बाद से नियम चेंज हो गया इनकम टैक्स में। वो ये हो गया कि अगर इंप्लॉय को इशॉप के जरिए शेयर्स मिलेगा तो जितना शेयर सस्ता मिलेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज के दिन देखा जाएगा, जिस दिन वो एक्सरसाइज कर रहा है, जितना सस्ता शेयर मिलेगा वो इंप्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाएगा, वो सैलरी की इनकम बन जाएगी। यानी 99 2009-10 के बाद से जो नियम आया उसके हिसाब से एक्सरसाइज के दिन प्राइस कितनी है 55 रुपया, उसको शेयर मिला है 25 रुपए में, 30 रुपया पर शेयर की उसकी परक्यूजिट की इनकम हो जाएगी, सैलरी की इनकम हो जाएगी। परक्यूजिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी की इनकम हो जाएगी, ठीक है। और अब जब वो शेयर 100 रुपए का बेचेगा तो इनकम कितनी होगी 100 माइनस 55, क्योंकि 25 से 55 की डिफरेंस 30 रुपया, इस पे तो ऑलरेडी सैलरी की इनकम बन गई, तो 55 से 100 रुपया का डिफरेंस कितना हुआ 45 रुपए का, ये टैक्सेबल होगा, ये कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी, राइट। मतलब 25 से 55 का डिफरेंस इज सैलरी इनकम और 55 से 100 का डिफरेंस इज द कैपिटल गेन इनकम। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन मैंने शेयर एक्सरसाइज किया, अब आप कंपनी के इंप्लॉय हैं, आपको ईशॉप के जरिए शेयर मिला है कितने रुपए का, मान लीजिए आपको ईशॉप के जरिए शेयर मिला है 10 लाख रुपए का, आपने कितना पे किया है उसके लिए 100 रुपए, या 100 रुपए पे किए 10 लाख रुपए का शेयर मिल गया है, तो मेरी एक्सरसाइज के दिन उसकी प्राइस 10 लाख रुपए थी, तो आपकी सैलरी की इनकम कितनी हो गई 9,99,900 रुपया, ठीक है। अगर 100 रुपए दिए हो और 10 लाख रुपए का शेयर मिल गया तो 9,99,900 रुपए की इनकम हो गई, वो भी सैलरी की। तो क्या जिस दिन हम एक्सरसाइज करेंगे इतनी सैलरी की इनकम हो जाएगी और मुझे टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो, आपको टैक्स अभी नहीं देना है। पता है ये इनकम कब मानी जाएगी? ये इनकम तब मानी जाएगी जब आप शेयर बेचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये बात समझती है कि ईशॉप के जरिए जब इंप्लॉय को शेयर मिला है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर उसको सैलरी की इनकम बना दिया जाएगा उसी समय जिस समय वो शेयर खरीदता है, तो टैक्स लाएगा कहां से? कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंप्लॉय की सैलरी की इनकम होती ही 4-5 लाख रुपया है, ठीक है, और उसको जो ईशॉप के जरिए शेयर्स मिले हैं उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, तो बेचारे का 2 करोड़ रुपए पे टैक्स भी कितना बन जाएगा? अच्छा खासा बन जाएगा यार, 30% टैक्स के स्लैब में वो आ जाएगा, 2 करोड़ पे टैक्स बन जाएगा 60 लाख रुपए का। क्या वो 60 लाख रुपए का टैक्स दे पाएगा? नहीं, उसकी तो तनख्वाह ही 5 लाख रुपया है। तो गवर्नमेंट भी ये बात समझती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहती है कि नहीं भाई, तुम जब शेयर बेचोगे ना तभी दोनों इनकम मानेंगे हम। यानी एक्सरसाइज के दिन आपकी इनकम 55 माइनस 25 30 रुपए नहीं होगी। जिस दिन आप शेयर 100 रुपए में बेचोगे उसी दिन हम दोनों इनकम बोलेंगे। हम कहेंगे 55 माइनस 25 30 रुपए की तुम्हारी सैलरी की इनकम हो गई, और 100 माइनस 55 45 रुपए की कौन सी इनकम हो गई? 45 रुपए की इनकम हो गई कैपिटल गेन की। अल्टीमेटली आपकी इनकम थी कितनी? मैंने क्या बोला? 30 रुपए की सैलरी की इनकम, और कैपिटल गेन की इनकम बोला मैंने 100 माइनस 55 45 रुपए की। टोटल इनकम हो गई 75 रुपए की। क्या सचमुच आपने 75 रुपए कमाए? हाँ भाई, 25 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही तो बेचा है, 25 का पाए थे, 100 का बेचा है, तो 75 रुपए इनकम है। जितना इनकम है वो इनकम बनेगी, लेकिन बन कब रही है? जब आपने उसको बेचा। अब बताइए, शेयर बेचे हैं तो मेरे जेब में पैसा आया है कि नहीं आया है? तो जब आया है पैसा तो हम टैक्स भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? है ना सुंदर प्रोविजन? एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस वीडियो इज even going to help everyone who is in the startup ecosystem as an employee who is even getting shares under ESOP, so it would be helpful to them also. फिर उसके बाद देखिए टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड से वो कैपिटल गेन की बात कर रहा है, क्या होगा? देखिए कैपिटल गेन में क्या है टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन? सेल कंसिडरेशन जितने में बेचे हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया था, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट कटेगी। तो 100 माइनस 55 45 रुपए आपकी कैपिटल गेन की इनकम, ठीक है। क्यों एक्सरसाइज वाला? क्योंकि 55 रुपया को पहले ही क्या मान लिया गया था? 55 रुपया को मान लिया गया था ये सैलरी की इनकम है। 55 माइनस 25 उतना इंप्लॉयर ने आपको एक बेनिफिट दिया। देखिए इंप्लॉयर इंप्लॉय को जो कुछ भी देता है ना, वो इंप्लॉय के हाथ में सैलरी होता है। इनफैक्ट इनकम टैक्स का प्रोविजन तो आपको पता ही है क्या कहता है। अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को खाना खिला दिया 500 रुपए का, तो वो खाना भी इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल सैलरी की इनकम ही है, राइट। एनी बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम इंप्लॉयर टू इंप्लॉय इज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ इंप्लॉय। टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर उस एसेट को गिफ्ट की तरह दिया गया, तो भाई गिफ्ट करो बेचो एक ही बात होती है। सेल कंसिडरेशन वही होगा जितने में अगर शेयर बेचते तो बिकता,
ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही एक्सरसाइज के दिन, मतलब गिफ्ट में और उसमें कोई टैक्सेबिलिटी में अंतर नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको तीनों प्रोविजन को यहां पे समझा दूं एग्जांपल के जरिए। देखिए, एक था आपका, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट, मैं तीन प्रोविजन समझा रहा हूं, इसके अंदर तीन बातें आई हैं। डेट ऑफ अलॉटमेंट अगर प्रीवियस ईयर ऑन और बिफोर है ना, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑन और बिफोर PY 6-7 है। एक्सेप्ट, इसमें एक बात और थी, एक्सेप्ट PY 1999 एंड 2000, क्योंकि इस वाले प्रीवियस ईयर का लॉ कुछ और था जो अभी नीचे देखेंगे बाद में। तो इसमें यह हुआ कि कैपिटल गेन की इनकम होती है 100 माइनस 25 75। ठीक है, दूसरा, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर है PY 7-8 एंड 8-9, अगर 7-8 या 8-9 के समय में अलॉटमेंट हुई है शेयर की, तो क्या होगा? तो वेस्टिंग के दिन वाला, मतलब FBT होता था, फ्रिंज बेनिफिट कहलाता था, फ्रिंज बेनिफिट होता था। वेस्टिंग के दिन वाली प्राइस ली जाती थी और इंप्लॉयर से कहा जाता था भाई 40 रुपए वेस्टिंग के दिन रेट है, आप 25 रुपए में शेयर दे रहे हो, 15 रुपए फ्रिंज बेनिफिट है, और इस 15 रुपए पे इंप्लॉयर पे करता था। एम्प्लॉयर विल पे FBT, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ऑन ₹15। ठीक है, इंप्लॉय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इंप्लॉय को कैपिटल गेन कैलकुलेट होता था 100 माइनस फिर ये 40। ठीक है, 60 रुपए कैपिटल गेन इंप्लॉय के हाथ में, राइट। तो कैपिटल गेन जब होगा, जब इंप्लॉय शेयर बेचेगा तो कैपिटल गेन इतना आएगा, टैक्स देगा। ठीक है, तीसरा, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट, अब ये नई बात हो रही है, अब आज की तारीख में क्या कहानी चल रही है, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट आपका PY 1999 2000 है या फिर PY 2009 10 एंड ऑनवर्ड्स है, मतलब प्रीवियस ईयर 2009-10 या उसके बाद अगर आपको शेयर अलॉट हुआ है, यानी आज की तारीख में अलॉट हुआ है, तो प्रोविजन क्या है, ये वाले है। लेकिन 99-2000 में भी हुआ था ना, तो यही प्रोविजन था उस समय। ठीक है, तो वो एक साल कुछ अलग प्रोविजन किया गया था, जो आज वापस से कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सैलरी की इनकम हो जाएगी जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की प्राइस। तो जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन कितना था, वेस्टिंग के दिन नहीं, एक्सरसाइज के दिन 55 रुपया, 55 माइनस 25 रुपया। इंप्लॉयर आपको 55 रुपए के शेयर्स 25 रुपए में दे रहा है, तो 30 रुपए आपकी सैलरी की इनकम हो जाती है। ठीक है, 30 रुपए सैलरी की इनकम हो गई। और कैपिटल गेन 100 रुपए माइनस 55 रुपया 45 रुपए। ठीक है, इनकम इन द ईयर शेयर इज सोल्ड और गिफ्टेड। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अब एक इलस्ट्रेशन करेंगे और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे हम, एकदम मस्त। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए। T Limited grants option to its employee Rajat on 1st April 2018 to apply for 100 shares of the company for making available right in the intellectual property to the employer company at a predetermined price of 150 per share। अच्छा, क्या कह रहा है?
के लिमिटेड ने ऑप्शन ग्रांट किया है रजत को, ठीक है, 100 शेयर का, किस प्राइस पे? 150 रुपया। तो ये ऑप्शन ग्रांट हुआ है 150 रुपए के रेट पे, याद रखिएगा, ठीक है। किस दिन? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2018 को ये नीचे ये चार्ट टाइमलाइन लिखी हुई है तो इसी में हम भर देते हैं। 1/4/2018 को ग्रांट हुआ है ऑप्शन, ईशॉप मिला है एट द रेट ऑफ 150। ये फेयर मार्केट वैल्यू दे रहा है। मार्केट प्राइस उस दिन 470 थी, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं, उस दिन क्या मार्केट प्राइस थी, ठीक है। पर शेयर ड्यू टू द वेस्टिंग ऑप्शन बीइंग 1 अप्रैल 2020, 1/4/2020 को उसका डेट ऑफ वेस्टिंग है, मतलब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा 1/4/2018 से 2020 तक, और ये डेट ऑफ वेस्टिंग है, ये डेट ऑफ वेस्टिंग है, ठीक है बच्चों, डेट ऑफ वेस्टिंग। इस दिन की मार्केट प्राइस 890 थी। एक्सरसाइज किया उसने 1 अप्रैल 2020 को ही। अरे वाह, ये होता है ना एकदम उतावला हो रखा था। नहीं, अच्छा एक्सरसाइज पीरियड बता रहा है, 1/4/2020 से 31 मार्च 2023। ये भगवान 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड दिया गया, 3 साल में कभी भी ले लेना। रजत ने 31 मई 2022 को लिया, 31 मई 2022, ये है डेट ऑफ एक्सरसाइज, ये है डेट ऑफ एक्सरसाइज। और शेयर्स आर अलॉटेड और ट्रांसफर टू हिम ऑन 13 जून, 13 जून को अलॉटमेंट हो गया, डेट ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, मैंने पूरे क्वेश्चन बात में यही समझाया कि डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही देखा जाता है, ठीक है। ये जो पूरा 3 टाइमलाइन आप पढ़े हो ना, ये डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखा जाता है। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट 2009-10 के बाद की है, ठीक है। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में सिचुएशन कौन सी लगेगी? थर्ड सिचुएशन अप्लाई होती है, सिचुएशन 3 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिचुएशन 3 वाले क्वेश्चन में आपने सीखा था कि डेट ऑफ एक्सरसाइज से ईशॉप वाली प्राइस जिस रेट में ग्रांट हुआ है उसको घटा दीजिए, एक्सरसाइज माइनस ग्रांट वाला। एक्सरसाइज वाला मार्केट प्राइस 1250 है, इसमें से 150 घटा दो तो आपको मिल जाएगा सैलरी की इनकम, ठीक है। और फिर अब जितने में बेचे हो, फिर आगे देखो, ऑन 31/12/2022 ये सेल का डेट है। मिस्टर रजत गिफ्टेड 25 शेयर टू हिज ब्रदर एंड सोल्ड बैलेंस शेयर्स इन द मार्केट एट 2180। अच्छा, 25 शेयर को गिफ्ट किया, आप देख रहे हो, 25 शेयर को गिफ्ट किया और बाकी बेच दिया, 75 शेयर बेच दिया। गिफ्ट करना बेचना एक ही बात होती है, ठीक है। आपने 25 शेयर गिफ्ट किए हैं, लेकिन वो उसकी भी सेल मान ली जाएगी 2180 रुपया। भाई आप शेयर बेचे हो ना बाकी 2180, तो सेल हो गया पूरा 100 शेयर 2180 का, ये माना जाएगा, और 100 शेयर की कॉस्ट घटेगी अब इसमें से। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एनी कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ रजत 23-24, ठीक है। तो इस दिन 2180 का आपने बेच दिया है, तो सेल हो जाएगी 2180 इंटू 100, 2,18,000, और कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 1250 इंटू 100, 1,25,000, तो 93,000 कैपिटल गेन की इनकम हो गई। और सैलरी की इनकम भी आएगी। सैलरी की इनकम कितनी आ जाएगी? 1250 इंटू 100, 1,25,000, 150 इंटू 100, 150 इंटू 100, 1250 इंटू 100, ये हो गई एक मतलब एक्सरसाइज के प्राइस में से माइनस कर देते हैं ग्रांट की प्राइस, तो मिला कितने में था? 15,000, 1,10,000 आपकी सैलरी की इनकम। अच्छा, ये दोनों इनकम कौन से साल की है? देखिए, एक्सरसाइज किस दिन आप किए थे, क्या बता रहा था आपको? एक्सरसाइज किस दिन किए थे? 31 मई 2022 को, ठीक है, आपने इस दिन एक्सरसाइज किया था। तो ये भी प्रीवियस ईयर 22-23 की बात है, असेसमेंट ईयर 23-24, दोनों इनकम असेसमेंट ईयर 23-24 की आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपने शेयर्स इस साल बेच दिया था, तो इसलिए ये देखिए आपने एक्सरसाइज किया 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24, तो ये टैक्सेबल हो गया इस साल, क्योंकि आपने शेयर्स को बेच दिया और आपके पास पैसे आ गए। अगर मान लीजिए आप शेयर इस साल नहीं बेचे होते, तो क्या इस साल अभी शेयर नहीं बेचे हो, बस एक्सरसाइज किए हो 22-23 में, तो क्या ये इनकम 1,10,000 की अभी आती? नहीं आती। अब ये 1,10,000 रुपए की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए आपको 5 साल का समय मिल जाता, ठीक है। इस साल के अंत से आने वाले 5 साल के अंदर आपको टैक्स पे करना है, राइट। तो तब तक गवर्नमेंट मान रही है कि आप बीच में थोड़े बहुत शेयर्स निकाल लोगे अपने, राइट, क्योंकि शेयर के भाव और बढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी बस आप बेचोगे तो इतना पैसा तो आ ही जाएगा ताकि आप अपना टैक्स पे कर पाओ, राइट। तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन इज रिलेटिंग टू ESOP,
doing CA, CS, CMA, BCom, MCom or BBA, or you are someone who wants to better understand taxation, just pause and pay attention. I am CA Rajki Agrawal and I am hosting my income tax, GST and customs class for free on my YouTube channel Study at Home. I have been teacher for more than 15 years, author of tax books that renowned publishers like Taxman and Bharat Publication have published. I qualified CA all through with All India rank. Don't move. Visit the Study at Home channel right away.